जब किसी इसी के नीचे लिखो। हाँ नहीं इसमें नहीं, हेडिंग ये नहीं डलवाई हुई है अभी, तो इसमें ही लिखेंगे, इलेक्ट्रोड विभव में ही लिख रहे हैं। जब किसी धातु को ऐसे लिखना, जब किसी धातु इलेक्ट्रोड को, जब किसी धातु इलेक्ट्रोड को उसी धातु आयनों के, धातु इलेक्ट्रोड को उसी धातु आयनों के, उसी धातु आयनों के विलयन में रखा जाता है, विलयन में, धातु आयनों के विलयन में रखा जाता है, तो धातु इलेक्ट्रोड, तो धातु इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष, तो धातु इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष धनावेशित, धनावेशित या ऋणावेशित हो जाता है। ऋणावेशित हो जाता है, जिसके कारण, जिसके कारण धातु इलेक्ट्रोड, धातु इलेक्ट्रोड एवं विलयन के मध्य, धातु इलेक्ट्रोड एवं विलयन के मध्य, विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसी विभवांतर को, इसी विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसी विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यहाँ तक सबके बात समझ में आ गई होगी। अपन ने लिखा था कि जब किसी धातु को उसी धातु आयनों के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु इलेक्ट्रोड विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो गई। जिंक की छड़ यहाँ ऋणावेशित हुई थी जबकि कॉपर की छड़ धनावेशित। तो जो है धातु आयन, धातु इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो गया, दोनों जगह विभवांतर उत्पन्न हुआ था और इसी विभवांतर को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड विभव। अब इसी की परिभाषा लिखना, इन्वर्टेड कोमा में लिखना। अपने को कोई इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा बोल रहे तो इन्वर्टेड कोमा में लिखना, लिखना। इन्वर्टेड कोमा ये वाला होता है ना, लिखो धातु एवं, धातु एवं धातु आयनों के विलयन के मध्य, धातु एवं धातु आयनों के, धातु एवं धातु आयनों के विलयन के मध्य, विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को, उत्पन्न विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लिख दिया, ठीक है। अब लिखना इसी में हेडिंग, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। लिख लिया, ठीक है। मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक को इंग्लिश में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना। परिभाषा, एक अर्ध सेल में एक अर्ध सेल में 298 केल्विन ताप 298 केल्विन ताप व 1 एटीएम दाब पर 1 मोल पर लीटर सांद्रता के 1 मोल पर लीटर सांद्रता के धातु विलयन में विभव का मापन मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता। कुछ समझ में आई? 3 कंडीशन बताई। पहली, ताप कितना होना चाहिए? 298, दाब 1 एटीएम, और कौन सांद्रता कितने एम सांद्रता का? 1 मोल पर लीटर, अर्थात 1 एम सांद्रता का विलयन है। तो वहाँ जो इलेक्ट्रोड विभव है उसी को क्या कहेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब बात होती है सर कि ये इलेक्ट्रोड विभव भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव कितने प्रकार के होते हैं? 2। तो देखो इधर, यदि ऑक्सीकरण हो रहा है, यदि क्या हो रहा है भैया? ऑक्सीकरण, तो उसे कहेंगे मानक ऑक्सीकरण विभव, ठीक है, या मानक ऑक्सीकरण विभव भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी को जो है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या इसी को प्रदर्शित करते हैं E0, ठीक है, SOX, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को P नहीं लिखा है, या कई जगह इसको SOP भी लिखते हैं, ठीक है, या इसी को कई जगह ESOP। E का मतलब है उसका जो भी विद्युत वाहक बल है, और SOP का मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो, यदि अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है भैया? अपचयन, और अपचयन को रिडक्शन बोलते हैं। तो मानक अपचयन विभव, और इसको प्रदर्शित करते हैं E0 SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। या कई जगह इसको E0 रिडक्शन भी लिखते हैं, और इसी को जो है कई जगह E0 ऑक्सीडेशन भी लिखते हैं। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बात और है ये होने के बाद में, कि अपचयन विभव, या मैं कह दूं ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव का मान बराबर होता है, पर चिन्ह कौन सा होता है? केवल विपरीत होता है। किसी का 1 मिनट सुनना कि सर कैसे? जैसे जिंक जो है वो Zn+2 में बदल रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, यहाँ उसका E0 ऑक्सीडेशन का मान 0.25 है, माना कि क्योंकि यहाँ पर उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो मैं इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जिंक है। यहाँ पर अब क्या हो रहा है भैया? अपचयन। Zn+2 कितने इलेक्ट्रॉन रह रहा है? 2, और जिंक में, तो यहाँ पर जो E0 रिडक्शन होगा वो होगा -0.25। दोनों बराबर है, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव। ये जरूर ध्यान रखना कि जो है अपने ऑक्सीडेशन विभव अर्थात ऑक्सीकरण विभव और
जो है रिडक्शन विभव दोनों बराबर होते हैं पर विपरीत चिन्ह के साथ होते हैं। ठीक है, बराबर एवं विपरीत चिन्ह वाले होते हैं। और अपन जो भी बातें करेंगे वो SRP पे करेंगे। किस पे करेंगे? SRP, मानक अपचयन विभव। तो पहले ये उतारो फिर ये उतारना। लिख ली, उतारो जल्दी। यहाँ तो समझ गए ना भाई? SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मानक ऑक्सीकरण विभव या OXI ऑक्सीडेशन। हाँ, ऊपर वाला भी लिखना है, नीचे दोनों से अलग है ना। और एक शब्द ध्यान रखना, मानक आते ही मैं नोट लगा दूंगा। मानक आते ही मैं क्या लगा दूंगा? नोट। जैसे अनंत अनुत आते ही आप लिखते हैं ना, उसी प्रकार मानक आते ही नोट। अब देखो, इसके नीचे एक नोट लिखना, क्वेश्चन सोल्व करते समय हमेशा SRP का ही प्रयोग करना है। हमेशा क्वेश्चन सोल्व करते समय SRP, मानक अपचयन विभव, हमेशा SRP का ही प्रयोग करना है। क्वेश्चन सोल्व करते समय हमेशा SRP का ही प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना भैया? SR। अब देखो एक मिनट, SRP मेरे को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे भी रखा हो तो मैं उसके आगे नेगेटिव लगा दूंगा तो वो अपचयन विभव बन जाएगा। और अपचयन विभव दे रखा तो कोई टेंशन नहीं। एक जगह और आपको लिखना है SRP। कल अपन ने फॉर्मूला लिखा था E नोट सेल बराबर E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड, ये भी लिखा था। ठीक है, तो यहाँ आप हम लिखो हमेशा SRP का प्रयोग करें, या ऐसा लिखो हमेशा E नोट SRP का प्रयोग करें, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व इसी वाले फॉर्मूले से करेंगे और इसी वाले फॉर्मूले से करेंगे तो E नोट से लिखा है ना, कल ही लिखाया हुआ है। अरे नहीं लिखाया? लिखा रखा है ना भाई, उसी के आगे लिख देना हमेशा किसका प्रयोग करना है? E नोट SRP का।
और नीचे लिखाया विधा एक तो रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन, ऐसा लिखा होगा ई नॉट सेल बराबर ई रिडक्शन। कोई बात नहीं। हाँ, अब बात आती, ये तो समझ गए ना इलेक्ट्रोड विभव कैसा। हाँ, अब बात आती है कि सर अपन एक इलेक्ट्रोड के, मेरे को केवल और केवल ये दे रखा हो, माना कि या केवल ये दे रखा हो, एक दे रखा हो, तो मैं जो है इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे करूँगा, क्योंकि कोई ना कोई सापेक्ष तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एक अर्ध सेल के इलेक्ट्रोड विभव का मापन नहीं किया जा सकता। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं लंबा हूँ या मैं बौना हूँ? एक मिनट, आप कह सकते हैं क्या? ठीक है, एक मिनट, जब आप कहेंगे तो पहला ही पॉइंट आएगा कि किसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष। ठीक है, या मैं एक पॉइंट बता, ठीक है, मैं कह दूं कि एक वर्ड बोल रहा हूँ 27 मील 3 किलोमीटर दूर है, तो आप कहेंगे सर कहाँ से, उसका कोई ना कोई आधार होगा, तो वो कहाँ से आ गया ना। ठीक है, मतलब कि अर्ध सेल है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि जिंक का ई नोट सेल जो जिंक है उसका मान 0.34 है, तो आप कहेंगे कि सर कैसे निकाला। ठीक है, क्योंकि ई नोट सेल निकालने के लिए तो दोनों चाहिए, ई नोट कैथोड भी चाहिए और ई नोट एनोड भी चाहिए, तब अपन क्या निकाल सकते हैं, ई नोट सेल। ठीक है, एक के सापेक्ष जो है अपन केवल एक को देखकर ई नोट सेल का मान ज्ञात नहीं कर सकते, तो अब साथ में कोई न कोई जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और जोड़ने पर ही तो अपने को पता चलेगा कि उसका ई नोट सेल कितना। अब बात हुई कि किसको जोड़ा जाए, तो इसके लिए अपन एक इलेक्ट्रोड विभव का प्रयोग करते हैं और उसे कहा जाता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़कर ही उसका जो है इस जिंक का या ज्ञात करेंगे या कॉपर का, क्योंकि आप कहेंगे सर एक का पता है तो दूसरे वाला भी तो चाहिए, तब ई नॉट सेल का पता चलेगा। और इसीलिए किसका प्रयोग करते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये तो समझ में आया होगा। अरे समझे, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नाम तो सुना है ना, तो उसका ई नॉट सेल कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0। उसका ई नॉट सेल कितना होता है, 0। तो लिखना नीचे पॉइंट लिखो, इसी के नीचे लाइन लिखना, किसी एक अर्ध सेल के लिए, किसी एक अर्ध सेल के लिए, किसी एक अर्ध सेल के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मापन, ऐसे लिखो, एक मिनट, किसी एक अर्ध सेल के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करना, इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करना, मान ज्ञात करना प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है, संभव नहीं है, प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि दो अर्ध सेलों के विभव का अंतर ही ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि दो अर्ध सेलों के विभव का अंतर ही ज्ञात किया जा सकता है, अंतर ही
ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसलिए इसके नेक्स्ट पॉइंट, इसलिए इलेक्ट्रोड विभव का एकल मान ज्ञात करने के लिए, इसलिए इलेक्ट्रोड विभव का एकल मान ज्ञात करने के लिए, एकल मान ज्ञात करने के लिए कुछ मानक इलेक्ट्रोड निर्मित किए गए हैं, मानक इलेक्ट्रोड निर्मित किए गए हैं, जिसकी सहायता से एकल इलेक्ट्रोड का मान ज्ञात किया जाता है, जिसकी सहायता से एकल इलेक्ट्रोड विभव का मान, एकल इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात किया जाता है। कोई कह दे कि मुझे मानक इलेक्ट्रोड विभव कौन कौन से हैं या मानक इलेक्ट्रोड कौन कौन से हैं, तो एक तो है आपके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और एक है केलोमल इलेक्ट्रोड। लिखो हेडिंग, इसमें एग्जाम्पल लिखना, मानक लिखा है ना मैंने कि कुछ मानक इलेक्ट्रोड, ठीक है। एग्जाम्पल है H2 इलेक्ट्रोड मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और साथ में कौन है, केलोमल इलेक्ट्रोड। केलोमल जो है एक तरह सेल होता है, ठीक है। दोनों नाम लिख लिए। अब देखो एक मिनट, ठीक है, सुनना। अपन ने इतनी देर तक जो अर्ध सेल में बात करी थी, मेरे को कोई कह दे कि कॉपर डूबा हुआ है कॉपर सल्फेट में और इसके इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात कीजिए, क्योंकि ये एक अर्ध सेल है। अर्ध सेल मतलब सेल कितने अर्ध सेलों से बना होता है, 2 से, ठीक है। कल अपन ने विद्युत रासायनिक सेल बनाया तो एक कॉपर था और एक जिंक, तो ये अर्ध सेल है। और इसके इलेक्ट्रोड विभव का मान पूछा है मेरे से कि इसके ई नोट का मान ज्ञात कीजिए, तो मैं कहूँगा कि 2 चाहिए, क्योंकि ई नोट सेल ज्ञात करने के लिए आप लिखते हो ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो सर एक है पर दूसरा कहाँ है कि एनोड इसको मान लूंगा तो कैथोड कौन है और कैथोड इसको मानूंगा तो एनोड कौन है। तो उन्होंने कहा कि कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ मानक इलेक्ट्रोड इसके साथ में जोड़ने को बताया और उसमें है एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और उसका प्रयोग करके अपन जो है इसके इलेक्ट्रोड विभव का मान या ई नोट सेल का मान ज्ञात कर सकते हैं। ई नोट सेल का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसके साथ में जोड़ा, हाइड्रोजन को जोड़ दिया और यहाँ मेरे को जो है ई नोट सेल का मान प्राप्त हुआ। इसका मान प्राप्त हुआ ए नोट। तो ई नोट सेल जो होता है वो ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये हो गया मेरे पास में। यहाँ मान आ गया और मुझे पता है हाइड्रोजन का 0 होता है, तो मैं तीसरे का ज्ञात कर लूंगा। भाई 2 मेरे को प्राप्त हो गया, तो तीसरे का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसका मान ज्ञात करना, ये प्राप्त हो गया और हाइड्रोजन का पता है मेरे को कितना होता है 0, तो इसका मान ज्ञात नहीं कर सकता। ठीक है, हेडिंग लिखो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, ही सी वाला नहीं है, सी SHE, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।
अब सुनना ये कैसे बनता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पहले इसकी कार्य प्रणाली देखते थे कि कैसे बनता है। ये मेरे पास में एक पात्र है और जिसमें 1 m HCl सांद्रता का विलयन भरा हुआ है, जिसकी मोलरता कितनी है भैया? 1। क्योंकि उसने कहा भी है, मानक जब पढ़ा था तो 298 केल्विन ताप, 1 एटीएम दाब और 1 मोल सांद्रता का विलयन, ठीक है। और 1 मोल पर लीटर और 1 मोल पर लीटर को 1 m लिख सकता हूँ, ठीक है। एक कांच का एक पात्र होता है, ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन गैस H2 जो गैस है वो 1 ATM पर प्रवाहित की जाती है। किस पे प्रवाहित की जाती है? 1 ATM। और एक प्लेटिनम की छड़ लटकी रहती है, जिसके नीचे जो है एक चिप लगी हुई होती है और उसमें सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम होती है। अर्थात ये प्लेटिनम की जो है छड़ कह दो या एक तार लटका रहता है, और जिसमें नीचे जो होती है वो सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम लेपित पत्र होता है। मतलब अपन कहते हैं ना, जैसे कि प्लेटिनम के बहुत ही डस्ट या कर देते हैं, उसका चूर्ण बना देते हैं और उस जो है पत्र पर लपेट देते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम लेपित पत्र, ठीक है। यहाँ पर प्लेटिनम छड़ का या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि प्लेटिनम अक्रिय होता है, ये किसी से क्रिया नहीं करता। मतलब कोई न कोई तार तो लगाना ही पड़ता है। जहाँ जैसे अपन वहाँ जिंक का छड़ लगा रहे थे, वहाँ कॉपर की छड़ लगा रहे हैं, और यहाँ किसकी छड़ लगा रहे हैं? प्लेटिनम की छड़ लगा रहे हैं, ठीक है। अब जो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये एनोड का भी काम कर सकता है और ये कैथोड का भी काम कर सकता है। एनोड का काम कैसे करेगा और कैथोड का काम कैसे करेगा समझना। जो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस H2 जो गैस है वो 1 ATM दाब पर इसमें प्रवाहित की जाती है, और HCl टूटता है किसके रूप में भैया? H+ और Cl-, ठीक है। अब देखो, जब ये एनोड के रूप में भी काम कर सकता है और ये कैथोड, दोनों के रूप में कैसे काम करेगा सुनना। जब एनोड के रूप में काम करे, और एनोड पे क्या होता है भैया? ऑक्सीकरण। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीकरण, H2 पे, ठीक है। और H2 जो गैस है वो कितने एटीएम पे है भैया? 1 ATM, ठीक है। अब ये H2 जो गैस है ये टूटता है 2H+, और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन त्याग देता है? 2। अरे भाई, H2 एनोड का काम करेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। H2 जो गैस है इसका ऑक्सीकरण होगा। एक मिनट सुनना, ये हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1, ठीक है, 1 होता है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 1, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है? 1। ये H+ जो है ये H+ बना देंगे, और H+ बनाओगे तो आप कहोगे कि सर प्रोटॉन की संख्या तो कितनी होगी? 1, पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलो 1 - 1 = 0। उदासीन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें से प्लस है तो क्या करते थे? माइनस, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 0, अर्थात इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ठीक है। यहाँ मैं 2 हाइड्रोजन के परमाणु कर दूं H2, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 2H, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने त्याग देगा? 2। यही होगा ना, मतलब H2 जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है अर्थात ऑक्सीकरण होता है, तो ये किस में बदल जाता है? 2H+। जब एनोड के रूप में काम करेगा तो यहाँ पर H2 गैस जो है वो H+ के रूप में जो है यहाँ पर HCl के अंदर चले जाएंगे, H+ के अंदर। अब देखो, जब कैथोड के रूप में काम करेगा तो कैसे काम करेगी? जब कैथोड के रूप में कार्य करे, और कैथोड के रूप में कार्य करे जब
कैथोड के रूप में कार्य करे। अब मुझे बताओ, कैथोड पे ऑक्सीकरण होता है या अपचयन होता है? अपचयन होता है। मतलब यही रिएक्शन में उल्टी लिख दूं, 2H+, साथ में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और ये किस में बदल जाएगा? H2, और H2 जो है वो कितने एटीएम पे है भैया? 1 एटीएम, और ये गैस है, ठीक है। तो अब मेरे को कोई कह दे कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड है वो किसके रूप में काम कर सकता है? एनोड के रूप में, और ये कैथोड। आप यदि जो है दूसरा वाला अर्धसेल, जैसे मुझे पता, मैंने इसके साथ में जिंक वाला जोड़ा, तो जिंक तो ऑक्सीकरण का काम करता है, तो ये किसका काम करने लग जाएगा? अपचयन। कॉपर वाला जोड़ा, तो कॉपर ने कहा मैं तो अपचयन का काम करता हूं, तो ये कहने लग जाएगा मैं किसका काम करने लग जाऊंगा? ऑक्सीकरण। इसको कोई पूर्व निर्धारित नहीं होता, इसको अगले वाले के हिसाब से रेस्पॉन्स देना, ठीक है। अर्थात मैंने इसके साथ में तार जो है जिंक वाले से जोड़ दिया, तो ये खुद कैथोड का काम करने लग जाएगा, क्योंकि जिंक एनोड का काम करता है, ठीक है। और यदि मैंने इसके साथ में कॉपर के साथ वायरिंग कर दी, तो कॉपर वाला खुद कैथोड का काम करता है, तो ये किसके काम करने लग जाएगा? एनोड के। समझ में तो आ गया ना? ठीक है, तो लिखना पहले ये डायग्राम बनाओ, ये नहीं लिखना है। अरे एक मिनट, पहले ये डायग्राम बना लो। प्लेटिनम की छड़ी, या प्लेटिनम